बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 14। तो बच्चों हमने अपने पिछले लेक्चर में अबाउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा है, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और अब हमने पिछले लेक्चर में एक्सक्रीटरी सिस्टम भी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में नेफ्रॉन के बारे में। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि किडनी के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं, जो सेल्स होते हैं, जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, उन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो बच्चों पहले हम नेफ्रॉन को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, साथ साथ मैं आपको स्ट्रक्चर को डिटेल में बताती रहूँगी। तो बच्चों यहाँ पर आपको बना के मैं साथ साथ बताई जा रही हूँ कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर उसके क्या फंक्शन है एज वेल। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में गिवन है यह बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, पर दिखने में मुश्किल बेशक लग रही है, लेकिन जब आप इसको समझ जाओगे तो आपको यह बहुत ही इजी लगेगी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम। मैं आज आपको ये डायग्राम समझा रही हूँ और आप इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एग्ज़ाम में कई बार पूछी भी जाती है। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो बच्चों यहाँ पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं बोमन कैप्सूल, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये क्या है? बोमन कैप्सूल। तो बच्चों बोमन कैप्सूल के अंदर वन ऑफ द आर्ट्रियोल क्या होता है कि जो आर्ट्रियोल होती है, जो ब्लड की सप्लाई लेकर आती है किसके अंदर? किडनी के अंदर। तो वो कहाँ पर एंटर करती है? बोमन कैप्सूल में। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है? ये हमारा बोमन कैप्सूल है। यहाँ से क्या आई? यहाँ से आर्ट्रियोल आई, जो अपने साथ क्या लाई है? ब्लड की सप्लाई। तो यहाँ पर बच्चों जैसे छलनी होती है, छलनी की तरह यहाँ पर क्या होता है? फिल्ट्रेशन का काम होता है, और ये छोटी छोटी कैपिलरीज जो फिल्ट्रेशन का काम कर रही हैं ये कहलाती है ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस आप देख सकते हैं यहाँ पर गिवन भी है, दैट इज़ इन हेयर। जो ये आपको यहाँ पर छेद दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये क्या है? ब्लड की कैपिलरीज, जहाँ से ब्लड क्या हो रहा है? नीचे की तरफ छन रहा है, और छनने से क्या हो रहा है? इसमें से वेस्ट बाहर की तरफ निकलता जा रहा है। तो बच्चों हमने अगर यहाँ पर पढ़ चुके हैं अबाउट द बोमन कैप्सूल की। बोमन कैप्सूल में सबसे पहले क्या आया? बोमन कैप्सूल में आर्ट्रियोल आई, जो अपने साथ ब्लड लाई। यहाँ पर क्या है? कैपिलरी सिस्टम प्रेजेंट है ब्लड का, और यहाँ ब्लड कैपिलरीज में से क्या हो रहा है? ब्लड यहाँ से फिल्टर हो रहा है, और इन ब्लड कैपिलरीज को हम ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं, जबकि इस कपलाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? बोमन कैप्सूल। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टार्ट विद अदर पार्ट। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अबाउट द, अगर मैं आपको साथ के साथ डायग्राम समझाऊँ बच्चों, तो आप यहाँ से थोड़ा सा व्यू को हम इस तरीके से ले लेते हैं ताकि आप साथ के साथ समझते रहें। तो अभी तक हमने क्या किया था बच्चों? हमने पढ़ा था बोमन कैप्सूल के बारे में। बोमन कैप्सूल कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, प्लस उसमें आर्ट्रियोल आ रही होती है, जो अपने साथ क्या लेकर आ रही है? ब्लड। और ये ब्लड यहाँ पर कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। वहाँ से ब्लड क्या हो जाता है? छन जाता है, फिल्टर हो जाता है। फिर यहाँ से बोमन कैप्सूल का जो कनेक्शन एक ट्यूब से होता है, वो ट्यूब बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड होती है और नीचे की तरफ चली जाती है। तो इस कॉइलिंग वाले भाग को हम PCT के नाम से जानते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या कहा जाता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और जब ये नीचे की तरफ जाती है तो यहाँ पर एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाती है बच्चों, और ये यू शेप स्ट्रक्चर एक लास्ट ट्यूब, यहाँ फिर से यू शेप स्ट्रक्चर फिर से क्या हो जाती है? कोयल्ड, और एक लास्ट स्ट्रक्चर में खुलती है, जिसे हम कलेक्टिंग डक्ट के नाम से जानते हैं। तो बच्चों इस यू शेप स्ट्रक्चर को हम लूप ऑफ हेनले भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट हैं। जब ये ट्यूब नीचे की तरफ जा रही होती है तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और जब ये ट्यूब ऊपर की तरफ जा रही है तो इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। तो बच्चों फिर यहाँ से ये क्या है? पीछे वाला भाग, और यहाँ भी क्या हो रही है? जो ट्यूब्स हो रही हैं फिर से कर्व्ड हो रही हैं, कॉइल्ड हो रही हैं, तो इसको बोलते हैं DCT, जिसका मतलब है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एक डक्ट में खुलता है, एक ट्यूब में खुलता है, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो बच्चों यहाँ से हमारा जो फिल्ट्रेट इकट्ठा होता है बोमन कैप्सूल में, वो कहाँ पास आउट हो जाता है? सबसे पहले जाता है PCT में, और PCT से फिर जाता है लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले से फिर जाता है
है DCT में और फिर लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट में। तो बच्चों PCT, लूप ऑफ हेनले, DCT का क्या रोल है? तो बच्चों ब्लड जब फिल्टर हो रहा होता है तो यहाँ से आर्ट्रियोल आता है ब्लड की सप्लाई लेकर और यहाँ से बाहर आर्ट्रियोल चला जाता है। जो ब्लड लेकर आता है आर्ट्रियोल उसे एफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं, जो इसको छोड़ के बाहर जाता है उसे इफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। तो इफेरेंट आर्ट्रियोल की जो एक शाखा है वो ऊपर तो जाती ही है, तो एक शाखा उसकी एक ब्रांच नीचे आ जाती है। नीचे वो क्या करती है, वो कोइल्ड हो जाती है किसके सराउंड? लूप ऑफ हेनले DCT के सराउंड, ताकि जो मटेरियल मान लो वेस्ट के साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें साथ में चली गई, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, वाटर, वो फिर से क्या कर लिया जाए, वो फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाए और फिर से जब एब्जॉर्ब हो जाती है तो DCT से वो इफेरेंट आर्ट्रियोल दोबारा से ऊपर की तरफ ब्लड में चली जाती है। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो नेफ्रॉन है उसकी स्ट्रक्चर है। अब हम नेफ्रॉन को डिटेल में पढ़ते हैं। तो बच्चों नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर देखो बच्चों, जैसे यहाँ पर क्या है, ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है, ये क्या है? बोमन कैप्सूल। इसमें क्या आ रही है? ब्रांच ऑफ आर्टरी आ रही है ब्लड लेकर। तो ब्लड लेकर आ रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? फिल्ट्रेशन हो रहा है ब्लड का। और ये जब जो फिल्ट्रेट है वो क्या हो रहा है? ये जो फर्स्ट भाग है, प्राइमरी भाग, पहला भाग, जो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, इसको हम PCT के नाम से जानते हैं। यहाँ खैर दिया नहीं हुआ, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इसको हम लिखते हैं PCT, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कर्व्ड होती है, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होती है, तो इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फिर ये नीचे की तरफ जाता है, आप देख रहे हो, और एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाता है। इसे हम क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले। इस यू शेप स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? लूप ऑफ हेनले। तो बच्चों इनके आपको नाम पूरी तरह से दे दिए जाएंगे, बुक में पूरे नाम मेंशन नहीं है। जो आपके नोट्स होंगे उनमें आपको ये डायग्राम प्रॉपर तरीके से बना हुआ मिलेगा, तो आप अपनी नोटबुक में वही डायग्राम बनाना, जो बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए। तो बच्चों ये यू शेप स्ट्रक्चर क्या है? लूप ऑफ हेनले। फिर देखो बच्चों, दोबारा से ये कर्व्ड हो गया है, तो इसको बोलते हैं DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एक लंबी सी ये जो ट्यूब है इसमें खुलता है, इसे हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। तो यह है एक स्ट्रक्चर है किसकी? नेफ्रॉन की। तो आप देख सकते हैं बोमन कैप्सूल में आ रहा है ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी क्या कर रही है? ब्लड को ला रही है, और एक रीनल आर्टरी क्या कर रही है? ब्लड को लेके जा रही है। लेकिन वन ऑफ द ब्रांच आप देख रहे हैं सराउंड कर रही है किसको? PCT DCT को प्लस ये लूप ऑफ हेनले को। तो ये क्यों सराउंड कर रही है? ताकि जो एब्जॉर्प्शन का काम हो सके, जो भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए गए हैं फिर से किस में भेज दिया जाए? ब्लड में। तो जैसे ही ब्लड में ये सभी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं तो यहाँ DCT से ये आर्ट्रियोल दोबारा से अपने सिस्टम ऊपर की तरफ चली जाती है। और जो यूरिन होता है वो कम्प्लीटली वेस्ट होता है, वो कहाँ पास आउट हो जाता है? कलेक्टिंग डक्ट से। और ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पर खुलती हैं? ये खुलती हैं यूरेटर में। और इस तरह से यूरिन पास आउट हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होने के बाद जब आपको ये यूरिनरी ब्लैडर कम्प्लीटली फुल हो जाता है तो ब्रेन तक मैसेज जाता है, और वहाँ से क्या होता है कि इट्स टाइम टू पास आउट द यूरिन। तो ये एक सिंपल सी स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन की। तो बच्चों आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी। तो अभी हम कर रहे हैं आर्टिफिशियल किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं। आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है? तो आपने डायलिसिस नाम ज़रूर सुना होगा। डायलिसिस को ही हम आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। तो किडनी आर वाइटल वेट अ मिनट किडनी आर वाइटल ऑर्गन फॉर सर्वाइवल। तो आप सभी को पता है ज़िंदगी के लिए किडनी का होना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट अंग है, क्योंकि हमारे शरीर का वेस्ट निकालने के लिए किडनी क्या करती हैं? फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शंस, इंजरी और रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनी।
क्या होता है कि हमारे जो कुछ इन्फेक्शंस होने की वजह से, इंजरी होने की वजह से किडनी अपना काम करना बंद कर देती है। दिस लीड टू अक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी, और यह रिजल्ट करता है अक्यूमुलेशन मतलब जमा होने पर, किसका जमा होने पर, जो कि यूरिया क्या है, एक बहुत ही डेंजरस केमिकल सब्सटेंस। अगर ये हमारे शरीर में जमा हो जाए तो इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। तो अगर किडनी अपना काम नहीं करेगी तो ये यूरिया हमारे शरीर में जमा होना शुरू कर देगा, और जिससे डेथ भी पॉसिबल है। इन केस ऑफ किडनी फेलियर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड। अगर किडनी फेलियर हो जाता है तो आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा व्यक्ति को बचाया जा सकता है। एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। तो यह एक तरह की मशीन होती है जो आर्टिफिशियली ब्लड को फिल्ट्रेट करती है। फिल्टर करने के बाद उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि यूरिया क्या है, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इसको नाइट्रोजनस वेस्ट कहा जाता है। उसको रिमूव कर देती है ब्लड से, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डायलिसिस। तो बच्चों इंपॉर्टेंट टर्म है, व्हाट इज डायलिसिस। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब विद अ सेमी परमेबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलिसिंग फ्लूइड। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डायग्राम की, एक व्यक्ति यहाँ पर लेटा हुआ है जो कि क्या करवा रहा है, डायलिसिस। यहाँ पर उसके यहाँ पर दो ट्यूब लगी हुई हैं। एक ट्यूब क्या कर रही है, ब्लड को लेकर जा रही है, और यह यहाँ पर आप देख रहे हो फिल्ट्रेशन का काम चल रहा है। ट्यूबिंग मेड ऑफ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ब्लड फिल्टर हो रहा है, जो क्लीन ब्लड है वो फिर से ट्यूब के ज़रिए व्यक्ति के शरीर में जा रहा है, जबकि जो वेस्ट है वो कहाँ आ रहा है, वो बोटल्स में इकट्ठा हो रहा है। तो बच्चों ये क्या है, ये आर्ट्रियोल की तरह काम कर रही है। ये ट्यूब जो यहाँ से आ रही है रेड कलर की, ये आर्ट्रियोल की तरह काम कर रही है। ये वाला भाग किडनी की तरह काम कर रहा है, और जो ये प्यूरिफिकेशन हो रही है, ये हमारा किस तरह का काम दिखा रही है, ग्लोमेरुलस का, जो कि हम नेफ्रॉन में पढ़ चुके हैं। और ये वेस्ट यहाँ से निकलता जा रहा है। तो यह मशीन के द्वारा किया जा रहा है सारा काम, यहाँ पर किडनी नहीं है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस। तो डायलिसिस के द्वारा व्यक्ति को कुछ समय तक हम क्या कर सकते हैं, उसको हेल्प कर सकते हैं, जब तक कोई परमानेंट किडनी ट्रांसप्लांट नहीं। बेसिकली तो अगर व्यक्ति को बचाना है तो देखो ट्रांसप्लांट करना तो ज़रूरी होता है किडनी का, लेकिन कुछ समय तक हम उसको डायलिसिस पर भी जीवित रख सकते हैं। तो आर्टिफिशियल किडनी कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स विद अ सेमी परमेबल लाइनिंग। तो यहाँ पर एक मशीन होती है जिसमें आपको देख सकते हो बहुत सारी लाइनिंग बनी हुई है। वो क्या है, उसमें छोटे छोटे छेद है, वहाँ से क्या हो रहा है, ब्लड फिल्टर हो रहा है, और जो वेस्ट है वो निकलता जा रहा है बोटल्स के अंदर। दिस फ्लूइड हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। तो बच्चों इसका जो फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम है एज ब्लड, एक्सेप्ट दैट इट इज़ डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट। अगर बात करें कि इसमें सिर्फ किसकी कमी है, नाइट्रोजन वेस्ट की। द पेशेंट्स ब्लड इज पास थ्रू दिस ट्यूब्स। तो पेशेंट का ब्लड इन ट्यूब्स के द्वारा पास किया जाता है। ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलिसिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूज़न। तो बच्चों आई होप आपको ये टर्म्स तो आती ही होंगी, जैसे डिफ्यूज़न क्या है, ओस्मोसिस क्या है, क्योंकि आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो कि ओस्मोसिस के बारे में, डिफ्यूज़न के बारे में। तो बच्चों यहाँ पे डिफ्यूज़न के द्वारा जो क्या होगा, ब्लड फिल्टर हो जाएगा और दोबारा से कहाँ चला जाएगा, बॉडी, जो क्लीन ब्लड है वो बॉडी के अंदर चला जाएगा। द प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी। यह एक किडनी के बिल्कुल जैसे किडनी परफॉर्म करती है ना, अंदर नेफ्रॉन क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम, इसी तरह ये मशीन भी फिल्ट्रेशन का काम बहुत बखूबी करती है लाइक अ किडनी। बट इट इज़ डिफरेंट सिंस देयर इज़ नो रीएब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो वेस्ट में निकल गया, मतलब जो अमाइनो एसिड, ग्लूकोज वेस्ट में चला गया तो चला गया, उसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब करने के लिए जो आर्ट्रियोल है वो इसके आसपास सराउंड नहीं करेगा। तो यह एक बिगर लॉस है कि आपके शरीर से अगर कोई इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट यूरिन में चला जाता है तो वो वहीं पर ही चला जाएगा। इससे आपके शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है और इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी भी हो सकती है। तो बच्चों यह एक टेम्प्रेरी वे है व्यक्ति को सर्वाइव करने का, लेकिन मैंने आपको बताया परमानेंट वे किडनी ट्रांसप्लांट ही है। नॉर्मली इन अ हेल्दी अडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज़ अबाउट 180 लीटर डेली। तो नॉर्मली एक पर्सन में, हेल्दी अडल्ट में कितना जो यूरिन है वो बाहर निकलता है, करीब 180 लीटर।
हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सेप्टेड इज़ वन ओनली अ लीटर और 2 a डे। जैसे मैंने बताया है कि कितना फिल्ट्रेट इन द किडनी इज़ अबाउट 180 लीटर। एंड जो एक दिन में एक व्यक्ति कितना यूरिन पास आउट कर देता है, करीब 1 लीटर, बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इन द किडनी ट्यूब्यूल्स। जो रिमेनिंग फिल्ट्रेट है वो क्या है, वैसे तो 180 लीटर डेली हम जो हमारा ब्लड है वो फ़िल्टर करता है, लेकिन 180 में से सिर्फ 1 लीटर बचता है, बाकी क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और आप सोच सकते हैं तो अगर मशीन में वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती तो कितना लॉस होता है बॉडी का। तो इस तरह से मशीन जस्ट टेम्परेरी वे टू सर्वाइव अ पर्सन, बट द परमानेंट अगर हम बात की जाए कि परमानेंट इलाज किडनी फेलियर का यही है कि किडनी का ट्रांसप्लांट किया जाए। अदरवाइज डायलिसिस इज़ नॉट अ परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर अ किडनी फेलियर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम बाकी अपना अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।